क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ, तो 22,500 रुपए में घर बैठ के स्टडी IQ के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyIQ.com। वेलकम टू स्टडी IQ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम एसए सीरीज पार्ट 3 को कवर करेंगे। कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कई बार हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से अगर हम एसए की प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स को देखें। कुछ ईमेल्स भी आए थे जहाँ पर बच्चों ने पूछा था कि CAPF का एग्ज़ाम 12 अगस्त को आने वाला है या अन्य एग्ज़ाम्स जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसकी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे के टॉपिक्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली इनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 20 ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनके बारे में आप एटलीस्ट कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपने क्या क्या देखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कलेक्ट करने हैं। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जाके हमारी अन्य पेड कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारे को-फाउंडर को इंस्टाग्राम पे टायरलेस सोल के नाम से फॉलो कर सकते हैं या डॉक्टर गौरव कारथूनकर आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप इस फेसबुक लिंक के थ्रू ऑन अ वीकली बेसिस जो आइडियल ऐसे हैं उनके पोस्ट आते हैं, तो आप इस लिंक के थ्रू से फॉलो कर सकते हैं। 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको ऐसे में प्रिपेयर करने चाहिए, तो इनको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना है कि क्या प्रिपेयर करना है इन सारे के सारे 20 टॉपिक्स के बारे में। तो आपको उनकी स्टैटिस्टिक्स जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक्स है आपको उसको डेफिनेटली देखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर आपके कंटेंट के अंदर अगर आप न्यूमेरिकल फैक्टर्स दिखा रहे हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को कोट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा वेट देता है आपके ऐसे को। आपको इंश्योर करना है कि आप कोटेशंस डाल रहे हैं, कोटेशंस इन द सेंस नॉट वर्बल कोटेशंस लेकिन कोटेशंस जो कि आपकी स्टेटिस्टिक फिगर को सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो अगर आप उसे न्यूमेरिक डेटा के साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा एज देता है आपके ऐसे को। सो स्टैटिस्टिक्स बिकम इम्पोर्टेंट। कोई रेलेवेंट कोटेशन है उस पर्टिकुलर एरिया से आप उसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट थिंकर और उनकी फ़िलासफ़ीज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जैसे इकोनॉमिक टर्म्स और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कई सारे थिंकर्स हैं और उनके डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स हैं, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं, आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आज की इस वीडियो में भी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे कई सारी थ्योरीज़ है जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कोलेट कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट व्यूज़ जो कि प्रोपाउंडेड है उस टॉपिक के ऊपर, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है कि कुछ स्कीम्स आई हो, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो, कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हो उस पर्टिकुलर थीम को लेके जो आजकल न्यूज़ में भी हो, आप उसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। और कोई भी पॉलिसीज़ जैसा हम लोगों ने कहा, स्कीम्स, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, वर्ल्ड फोरम पे किस तरह से उस इंटायर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको व्यू कर रहे हैं। जैसे आपका मे बी टेररिज्म हो गया, जेंडर इशू हो गया या एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो इन सब को आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। केस स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टॉपिक है वो टेररिज्म से रिलेटेड है, तो अगर आप टेररिज्म का टॉपिक को एक केस स्टडी, एक एनेक्डोट के साथ शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। जैसे अगर टेररिज्म से एसोसिएटेड और आप बात कर रहे हैं that Malala Yousafzai was a child who had dreams in her eyes. She wanted to conquer the world. However, destiny had some other plans for her. She was a victim of a terrorist attack, and the next thing that she knew was that she was in the hospital. However, she changed her fortunes, but she's just one of the few girls who made it, right? However, there's so many other people who fall grip under terrorism or similar forces. तो यहाँ पर अगर आप केस स्टडी से शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिलाता है आपके ऐसे को। So if you're starting with case studies, that's always recommended and it's a good approach that you're following. तो कोई भी anecdote है, कोई भी relevant case study है, अगर आप उसे incorporate करते हैं, that gives a better appeal to your answer.
कोई सजेशन सॉल्यूशंस आप जो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए देना चाहते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अगर एक टॉपिक दिया जाएगा तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपको उस टॉपिक को डेवलप करने की, क्या कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, या आप उस कॉन्सेप्ट के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताएंगे। उन दोनों ही केसेस में अगर आप एग्जाम्पल सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। सो ये जो 20 टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ के अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी आप जॉट डाउन कर सकते हैं। आपको ऑफ कोर्स हुक, इंट्रोडक्शन, पावरफुल कंक्लूशंस प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि आपका आंसर एक वेल राउंडेड आंसर लगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको 20 टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करके आप एक अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख सकते हैं, एक कंपेंडियम बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम से पहले। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अगर आप टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए इन सब चीज़ों को मे बी इन सब चीज़ों की एक लॉन्ड्री लिस्ट, एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। जो कुछ टॉपिक्स हैं, आजकल साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के यूसेज हो रहे हैं, व्हाट्सएप से रिलेटेड हो गया या अदर मॉब लिंचिंग एपिसोड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका स्पेड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। सो यहाँ पर यू कैन ऑलवेज इंश्योर कि आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सेम चीज़ें, सो साइबर सिक्योरिटी के स्टैटिस्टिक्स, रीसेंट एग्जाम्पल्स के साथ रेलिवेंट कोटेशंस अगर किसी मिनिस्ट्री ने दिए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर स्टेट जो एक प्रॉपर लॉ लेके आएंगे साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो ये सारे के सारे अगर कोई रेलेवेंट कोटेशन है उनके लीडर से रिलेटेड, आप उसे जॉट डाउन कर सकते हैं। कोई व्यू जो इम्पोर्टेंट प्रोपाउंडेड है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। सो यू नीड टू इंश्योर कि इस टॉपिक को अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप इन टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ई गवर्नेंस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बजट में कितना एलोकेशन हुआ है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं। किस तरह से दिस इज़ अ ड्रीम बिकॉज हम इफ़िशियंसी की तरफ जाना चाहते हैं, हम पेपर वर्क को रिडंडेंट बनाना चाहते हैं, हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन रिपोजिटरी चाहते हैं और हर एक डिपार्टमेंट को लिंक करना चाहते हैं। दैट्स द विजन ऑफ इंडिया दैट वी आर हैविंग। और अदरवाइज ऑल्सो ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करने वाले अन्य कंट्रीज़, उनमें किस तरह का इम्पैक्ट है, आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और पर्टिकुलरली कई बार ये बोला गया है कि जो नई गवर्नमेंट रेजीम है उनके अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। तो आप दोनों पहलू को देख सकते हैं। रादर देन अक्यूजिंग द प्रेजेंट रेजीम, यू कैन मेक श्योर दैट येस ऑफ कोर्स देयर हैव बीन एग्जाम्पल्स where there has been a compromise of freedom of speech. However, by and large, there are cases that present that in India, the constitution is the most important thing, and according to the constitution, we have to guard our freedom of speech. तो आप इसके statistics हो गए, solutions हो गए, way forward हो गए, उन सबको भी freedom of speech के लिए prepare कर सकते हैं। Science and technology से related भी questions आते रहते हैं आपके एग्जाम में। कुछ important developments जो हो रही हैं, particularly आजकल बोला जा रहा है कि आपकी जो 4th industrial revolution है वो कभी भी आ सकती है और ये 4th industrial revolution होगी आपकी artificial intelligence से related, जो बिल्कुल automation ले आएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा। कुछ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड स्टार्टअप्स हो गए जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कर्नाटका में बैंडिकूट जो कि अबॉलिश करना चाह रहा है एक सोशल प्रॉब्लम को ऑफ ह्यूमन मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इस तरह से आप अपनी स्टेट्स से भी एग्जाम्पल्स लेके आ सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, इंडिया का पूरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव, किस तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल कर सके, किस तरह से वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है, कैसे वो डिपेंडेंस हटाना चाहती है थर्मल एनर्जी से, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी फीजिबल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी, हंगर, फूड सिक्योरिटी ये हमेशा से ही पॉवर्टी, हंगर, फूड सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गए, ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पेपर्स भी उठाते हैं तो आप देखेंगे रेलिवेंट, करंट एज वेल एज स्टैटिक वाले जो एसेज हैं उनमें इन तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉवर्टी का पूरा प्रॉब्लम क्या है, आने वाली वीडियो में हम इसको देखेंगे भी इलैबोरेट करके, किस तरह से जो पॉवर्टी का फिनोमेना है
उसे कैलकुलेट करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन लुक भी चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकल लुक जो है वो कहीं ना कहीं गलत पड़ जाता है, बिकॉज आप या तो कैलोरीज के तरह उनको मापेंगे या आप कोई और वे निकालेंगे, और तभी जैसा हम लोगों ने एजुकेशन में भी देखा, तो एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, जब भी आप इसमें स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट टूल्स ला रहे हैं तो ह्यूमंस उनको कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट कर सकते हैं। तो आप प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर सकते हैं, फिनोमेना को डेवलप कर सकते हैं, सॉल्यूशंस बता सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टूरिज्म, सोशल मीडिया अगेन ये आजकल अपकमिंग ट्रेंडिंग है, साइबर सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जुडिशरी, रिलीजन, मीडिया, ये अगेन एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज ये ज़्यादातर आपके किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं। बिसाइड्स दिस, डेमोक्रेसी हो गए, हेल्थ हो गई, हायर एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी बार ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का आना या फिर द ट्रेंड्स ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेमेस्टर सिस्टम, या फिर जो आपकी प्राइम मिनिस्टर की फेलोशिप प्रोग्राम्स है जो रेप्लिकेट करना चाहते हैं बाहर के फेलोशिप प्रोग्राम्स को, किस तरह से आपका जो हायर एजुकेशन है उनकी कितना स्टेटिस्टिकल ग्रोथ है, किस तरह से इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन है यूएस और चाइना के बाद, और किस तरह से इंडिया हायर एजुकेशन के पूरे अरीना को डेवलप कर रही है, किस तरह से ट्रेन द टीचर्स प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट्स लाइक द उड़ीसा गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटेड विद ब्रिटिश काउंसिल इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सारे के सारे जो लोग हैं वो फ्लुएंसी तो पा ही रहे हैं इंग्लिश में, साथ में अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि आप लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकें। सो ऑल दोज थिंग्स ऑफ कोर्स कम इन प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस, ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक रहा है, क्योंकि ये इसमें आप पूरा एक वेल राउंडेड आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ये एसोसिएटेड विद योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉरेन पॉलिसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कई बार पूछा जाता है whether NAM is still relevant, what is India stance right now vis-a-vis the other important states, particularly Middle East हो गया। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे आपके ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, तो यू नीड टू प्रिपेयर दैम प्रॉपरली एंड थॉरली बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम। स्वच्छ भारत, कैपिटल पनिशमेंट अगेन, क्योंकि रेजीम्स को कंपेयर किया जाता है कि किस तरह से प्रणब मुखर्जी के टेन्योर पे आपका जो कैपिटल पनिशमेंट केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हुए थे। व्हेन यू जक्सपोज दैट विद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जहाँ पर एक तरह का हॉल्ट आ गया था बिकॉज शी हैड रिलीजियस बिलीव्स एंड शी वाज नॉट वांटिंग टू गिव कैपिटल पनिशमेंट। तो पूरा का पूरा जो कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से रेजीम्स में बदलाव आया है कैपिटल पनिशमेंट को देखते हुए। एथिक्स, वैल्यूज़ एंड मॉरल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बिकॉज ये एक मेटाफिजिकल टॉपिक है। व्हाट आर एथिक्स, व्हाट आर मॉरल्स, व्हाट आर वैल्यूज़, यहाँ पर आपके बिजनेस एथिक्स भी आ जाते हैं, आपके वर्क रिलेटेड एथिक्स भी आ जाते हैं, हाउ यू नीड टू वर्क अपराइटली। सो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं। दीज आर 20 to 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाने चाहिए। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया। आपके स्टैटिस्टिक्स हो गए, आपके कोटेशंस हो गए, आपके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थिंकर्स हो गए, आप बॉडी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे कंटेंट रिच बनाने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, प्लीज़ रिमेंबर जितना ज़्यादा आप स्कीम्स हो गई या अन्य चीज़ें, पर्टिकुलरली अगर CAPF की भी बात करें तो आपका ऐसे का ही जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके एग्ज़ाम को यूनिक बनाएगा, आपके आंसर को यूनिक बनाएगा, बस आपके बाकी बहुत ही सिमिलर होंगे। प्रेसी भी बहुत सिमिलर होगा बच्चों से, आपके जो ग्रामर के आंसर्स होंगे वो भी बहुत सिमिलर होंगे जो अन्य बच्चे लिख रहे हैं। तो आपको एक एज क्या देगा, आपकी ऐसे और आपकी ऐसे की प्रेपरेशन आपको एक एज दे सकती है। सो इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पेपर प्लीज़ ट्रीट योर ऐसे राइटिंग कंपोनेंट रियली सीरियसली, right? Okay, and of course, like we always say, always remember to know something about everything. That is actually a fact for essay. आपको at least something पता होना चाहिए about almost everything, right? Let's just practice for today. You can pause this video और आप इस particular topic के ऊपर कुछ points को brainstorm कर सकते हैं। Near jobless growth in India, an anomaly or outcome of economic reforms, right? ये भी एक important topic है। ये almost jobless growth का जो topic है ये भी एक important topic है। Anomaly मतलब deviation। तो जो jobless growth हो रही है इंडिया में, क्या वो एक deviation है या एक outcome है economic reforms का? तो यहाँ पर आपको
आपको डाइसेक्ट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड देन वी कैन ऑलवेज डिस्कस दिस। ना जॉबलेस ग्रोथ का जो फिनोमेना है, सबसे पहले आपको इसको इलाबोरेट करना है। Jobless growth is a phenomena where a country's GDP is increasing incessantly without a simultaneous increase in the number of people getting jobs, right? So आपका growth तो हो रहा है, आपका development तो हो रहा है, आपका GDP तो बढ़ रहा है कंट्री का, लेकिन कमेंसरेट इंक्रीज नहीं है जॉब्स में। दैट इज जॉबलेस ग्रोथ, राइट। अब इसके दो फैक्टर्स है, बोथ इट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ एन एनॉमली इन इंडिया एज वेल एज एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो ज़्यादातर देखा गया है, सो इट्स बीन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस कंट्रीज स्पेशली द वंस दैट हैव डेवलप्ड, राइट, दैट दे हैव फॉलोड अ ट्रैजेक्टरी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी एंड फाइनली टर्शरी। सो कंट्रीज़ हो गई जैसे आपका यूएसए हो गया, चाइना हो गया, या अन्य कंट्रीज़ हो गई जिन्होंने प्रॉपरली डेवलप कर लिया अपने आप को, जैसे फ्रांस एक्सेट्रा, वो पहले प्राइमरी दैट मीन्स दे वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, देन दे मूव टू सेकेंडरी दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू टर्शरी दैट इज़ योर सर्विसेज सेक्टर। लेकिन इंडिया में क्या देखा गया था, इंडिया में सडन बूस्ट दे दिया। हाउएवर द पिक्चर इज डिफरेंट इन India, as from going all the way from taking a leap from primary all the way to tertiary was India's trajectory। हम इंडिया में प्राइमरी से टर्शरी पे चले गए, so much so that 50% से ज़्यादा जो आउटपुट हमारी जीडीपी में है वो अभी भी सर्विसेज सेक्टर देता है। और सर्विसेज सेक्टर अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट एम्प्लॉय अ लार्ज चंक ऑफ पीपल फ्रॉम द कंट्री, दे ओनली एम्प्लॉय अ मिनिस्क्यूल साइज ऑफ पॉपुलेशन हु आर क्वालिफाइड, राइट। तो एक पर्टिकुलर जो चंक है, मे बी दैट पर्टिकुलर chunk which is absolutely educated, completely polished in all the skills and can contribute to the growth of those organizations, उन्हीं को ही employ करता है। So what we've seen is that in India primary से secondary and then tertiary जाने के बजाय India jumped from primary to tertiary, which created this entire scenario जहाँ पर हमारा secondary and manufacturing जो इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करा गया। एंड दिस इज वाई द प्रेजेंट गवर्नमेंट रेजीम हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू इंश्योर दैट देयर इज अ बूस्ट गिवन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय हैविंग कैंपेन्स लाइक मेक इन इंडिया। तो ये जो कैंपेन्स है जैसे मेक इन इंडिया हो गई, दे वांट टू गिव अ बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दे वांट टू इंश्योर कि आपका जो जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो भी इक्वली राइज करे एंड दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन ऑफ जॉब्स, ताकि आपका जॉबलेस ग्रोथ ना रहे इंडिया में, आपका विद जॉब्स आपका प्रॉपर ग्रोथ हो जो कि जॉब्स के साथ भी जस्टिस करता है। देन सो वी कैन क्लियरली सी कि एक तो आप इलेबोरेट कर सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गलती है, और सेकेंडली यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट जॉबलेस ग्रोथ एज अ फिनोमिना इज ऑल्सो अनॉमली। और ये अनॉमली कैसे होता है? ये अनॉमली होता है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि देर हैज़ बीन अ राइज इन द मार्केट इवैल्यूएशंस, राइट। सो स्टॉक मार्केट्स में जो चेंजेस आ गए उसकी वजह से अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस अच्छी तरह से इंक्रीज हो गया, सो देर कैन बी ड्यू टू मार्केट इवैल्यूएशंस दैट देर हैज़ बीन अ ग्रोथ दैट हैज़ बीन विटनेस, लेकिन ये जो ग्रोथ है दैट इज़ नॉट विजिबल इन द केस ऑफ जॉब्स, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो हो जाता है। सेकेंडली अगर आप देखते हो, प्लीज़ रिमेंबर that is also dependent on your productivity। for example आपने अपनी जो productivity है उसको increase कर दिया है, लेकिन आप उन्हीं तरह के farmers के साथ work कर रहे हैं। why? because of the fact that you know there has been an increase in demand, लेकिन supply तो आपका उतना ही रह रहा है। and of course जैसे अब real estate में भी देखा गया था कि उतनी ही buildings बन रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा demand हो गया था, लेकिन supply के केस में उतना ही वो laborers को दे रहे थे। so in that particular scenario laborers जो हैं वो उतने ही हायर हो रहे हैं, लेबरर्स को पैसा उतना ही मिल रहा है, लेकिन डिमांड अननेसेसरली इन्फ्लेट हो जाने की वजह से हम क्या देख रहे हैं दैट देयर इज बीन ग्रोथ। सो देयर हैव बीन चेंजेस बिकॉज ऑफ योर डिमांड सप्लाई। तो आपके डिमांड और सप्लाई की वजह से भी आपके कॉन्सेप्ट्स की वजह से ग्रोथ हो जाती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जॉब्स को इंक्रीज़ करें। या कई बार देखा गया और आजकल ये बोला भी जाता है, जो आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो बिल्कुल आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को ले आएगी, that will also ensure that there is a dismantling of current jobs or there will be a dislocation of current some of the few jobs which are there, right। तो आप देखेंगे and of course आगे थोड़ा सा और we'll explore।
So your entire essay can be an entire narrative about what is the concept of jobless growth, how jobless growth in India is due to the economic reforms. However, there are certain anomalies also that have been witnessed, and thus it makes it a complicated topic about jobless growth in India, right? कुछ जो pointers जैसा हम लोगों ने कहा, what is jobless growth को आपका broad contour, आपका broad framework रह सकता है. Examining the reasons for jobless growth can be one of your important paragraph. What is the impact of jobless growth, right? That can also be something that you can work upon. What are the steps that have been taken to remedy the situation, ये भी इसके बारे में भी आप विवरण कर सकते हैं. तो ये आपका ब्रॉड फ्रेमवर्क रह सकता है आपके आंसर को लिखने का. सो व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जब एक परसिस्टेंट हाई ग्रोथ हो जाती है जीडीपी में सैंस विदाउट एडिंग न्यू जॉब्स फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ, दैट्स द फिनोमिना. द जेनेसिस ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन इज टू गिव बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. द फिनोमिना ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इज एन एनॉमली. क्यों एनॉमली है? क्योंकि ग्रोथ कैन बी अ रिजल्ट ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, जैसा रियल एस्टेट के केस में देखा, और अ बूम इन द स्टॉक मार्केट इवैल्यूएशंस ऑल्सो. द इकोनॉमिक ग्रोथ इज सो कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गई, जो कि टेक्नोलॉजी फ्रंट पे और रोबोटिक इंजीनियरिंग को लेके आएगी. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर वर्ल्ड वाइड होगा, राइट? एंड ऑफकोर्स न्यू लिबरलाइजेशन की वजह से ऑटोमेशन हैज़ ऑलरेडी इंश्योर्ड कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर वर्ल्ड वाइड. सो यू कैन इलेबोरेट ऑन ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग अ वेल राउंडेड आंसर, राइट? अगर कोई भी टॉपिक है जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आपके एसे से रिलेटेड, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश के जनरल पेपर से रिलेटेड, सो यू कैन रिक्वेस्ट दैट आइदर ऑन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन राइट अ मेल ऑन नीरजा studiiq@gmail.com. आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी फीडबैक है या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उसे या तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे उसे सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.